हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 3 नवंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको देने हैं। फर्स्ट वन इज अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स सेंट्रल बैंक विल alter rates in any direction to control the money supply in the system. Central bank will increase rates to reduce money in the financial system. Central banks will cut rates to inject money into the financial system whenever needed. And the last one is central bank will keep the policy rates unchanged. Second question है विवाद से विश्वास स्कीम sometimes seen in news is related to pension scheme for the व्यापारीज, partial credit guarantee for NBFCs, direct tax dispute resolution, and the last one is enhanced loan availability for exporters. अब आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मैं इनके आंसर्स दे रही हूँ। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स, इसका सही जो आंसर है वो है सी। सेंट्रल बैंक विल कट रेट्स टू इंजेक्ट मनी इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम व्हेन एवर नीडेड। अब यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है विवाद से विश्वास स्कीम, ये है रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब यहाँ पर हम ईडी के बारे में पढ़ लेते हैं। ईडी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। तो ईडी को इस्टेब्लिश किया गया था एज एन इन्फोर्समेंट यूनिट, बाद में इसका नाम बदल के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में आती थी, लेकिन 1960 में इसका डिपार्टमेंट शिफ्ट करके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में कर दिया गया। तो अब ये आती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, जो कि आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब ये 3 एक्ट से रिलेटेड केसेस को देखती है। पहला फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड द थर्ड वन इज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। अब हम आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कल इंडिया ने अपना 5 पॉइंट प्लान दिया था, पंचामृत। उसके बाद एक प्लेज, 2 प्लेज की बात की गई। बेसिकली पहला ये कि मीथेन इमिशंस जो हैं उसको 30% तक कट कर देना है 2030 तक, और दूसरी बात ये की गई कि डिफॉरेस्टेशन को रिवर्स करना है और पूरी तरीके से रोक देना है 2030 तक। इंडिया ने इन दोनों प्लेज में से किसी पर भी साइन नहीं किया है। अब जो मीथेन है वो डेंजरस ग्रीन हाउस गैस है। इसका वार्मिंग पोटेंशियल लगभग 80 टाइम्स ज़्यादा होता है दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका यहाँ पर जो वार्मिंग पोटेंशियल होता है वो CO2 के कंपैरिजन में 80 गुना ज़्यादा होता है। लेकिन एक अच्छी बात मीथेन में ये है कि ये एटमॉस्फेयर में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है। तो मीथेन इज अ डेंजरस ग्रीन हाउस गैस विद अ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल दैट इज मोर देन 80 टाइम्स दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इवन दो इट रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर फॉर सिग्निफिकेंटली लेसर टाइम एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा यहाँ पर मीथेन के एमिशंस को कट करने की बात की गई है बाई 30% बाई 2030। ठीक है। इससे पहले एक बार हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी कट करने की बात की गई थी, जिसके लिए यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसके अलावा पूरा फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन मीथेन के लिए कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ बेसिकली प्लेज हुई है जिसको यहाँ पर कंट्री साइन कर रहे हैं। अब यहाँ पर 17% जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो मीथेन के द्वारा ही होता है। अगर यहाँ पर 30% रिड्यूस कर लेते हैं तो 0.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो बढ़ने से रोका जा सकता है। तो द 30% कट इन मीथेन एमिशंस स्पेसिफिकली हैज़ द पोटेंशियल टू प्रिवेंट 0.2 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा प्लेज है कि डिफॉरेस्टेशन को 2030 तक रिवर्स करना है और पूरी तरीके से अरेस्ट करना है, तो इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। तो 100 कंट्रीज़ ने साइन किया है, लेकिन इसका भी कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। तो बेसिकली ये दोनों सिर्फ प्लेजेस हैं, इन दोनों का कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। इंडिया हैज़ नॉट साइंड अप आइदर ऑफ द 2 प्लेजेस। अब हमने क्यों नहीं साइन किया? तो मीथेन एमिशन वाला तो हमने इसीलिए नहीं साइन किया है क्योंकि जो हमारी इकॉनमी है वो एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट इकॉनमी है, और एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक से मीथेन एमिशंस होते हैं। तो ऐसे में हम ऐसा कुछ प्लेज साइन नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर अपना मीथेन एमिशंस कम कर देंगे, क्योंकि हमारी इकॉनमी अभी भी एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट इकॉनमी है। दूसरी बात ये, रशिया और चाइना ने भी मीथेन एमिशन से रिलेटेड प्लेज को साइन नहीं किया। चाइना और रशिया ने लेकिन डिफॉरेस्टेशन वाली प्लेज को साइन किया, लेकिन हमने तो उसके भी पार्ट नहीं बने हैं। इसके अलावा इंडिया ने यहाँ पर 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स और दूसरा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो IRIS का बेसिकली यही काम है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर होना चाहिए, जो स्मॉल आइलैंड और जो काफ़ी वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो IRIS विच इज एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्मॉल आइलैंड स्टेट्स सो दैट दे आर मोर रेजिलिएंट अगेंस्ट क्लाइमेट डिजास्टर। और IRIS को लॉन्च किया गया है एज अ पार्ट ऑफ कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इस इनिशिएटिव को भी इंडिया ने ही लॉन्च किया था 2 साल पहले। उसके बाद नेक्स्ट है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इस ये जो है ये पार्ट होने वाला है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। बेसिकली एक ग्रिड के थ्रू यहाँ पर जो सोलर पावर है उसको ट्रांसफर किया जा सके। तो ये दोनों इंडिया ने इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अब यहाँ पर जो NSA की मीटिंग्स होने वाली थी, जो कि इंडिया यहाँ पर चेयर करने वाला था, और इंडिया चाहता था अफगानिस्तान की इशू पर लेकर यहाँ पर एक मीटिंग हो, लेकिन पाक के NSA ने आने से मना कर दिया है। तो पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ सेड ट्यूसडे दैट ही वुड नॉट बी अटेंडिंग अ मीटिंग ऑन अफगानिस्तान। तो जो इंडिया होस्ट करने वाला है अफगानिस्तान को लेकर मीटिंग, तो उसमें यहाँ पर पाकिस्तान के NSA ने आने से मना कर दिया है। दूसरी बात ये, हम यहाँ पर अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड
चाहते हैं कि हम उनको ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करें, लेकिन जो पाकिस्तान है वो इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर अभी तक बैठा हुआ है, कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। तो बेसिकली हम चाहते हैं जो ट्रक्स हैं वो पाकिस्तान के थ्रू कर जाएँ, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान जो है उसके ऊपर उसने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। तो इंडिया रीच्ड आउट टू पाकिस्तान लास्ट मंथ फॉर सेंडिंग फूड ग्रेन्स टू अफगानिस्तान। तो हम चाहते हैं यहाँ पर हमारे जो वीट के स्टॉक्स हैं वो अफगानिस्तान जा सकें, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो अपना लैंड रूट अभी तक हमें यूज़ ही नहीं करने दे रहा है। तो ऑन सेवरल ओकेजन्स इंडिया हैज़ एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस टू सेंड ह्यूमैनिटेरियन एड टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, क्योंकि जो अफगान के लोगों के साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा है और हम चाहते हैं कि उन लोगों को हेल्प हो, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो बेसिकली हेल्प भी नहीं करने दे रहा है। तो द इंडियन गवर्नमेंट सेंट अ नोट वर्बेल टू पाकिस्तान फॉर अलाउइंग मूवमेंट ऑफ ट्रक्स कैरिंग 50,000 मेट्रिक टन्स ऑफ व्हीट टू अफगानिस्तान। आगे हम चलते हैं। बाकी यहाँ पर एड इसलिए जो तालिबान है वो भी चाहता है कि हम उनको एड दें, क्योंकि अभी बातचीत भी हुई थी एड के लिए, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो बेसिकली चैलेंज बना हुआ है बिटवीन द टू कंट्रीज़। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर जो IRIS हमने लॉन्च किया है उसके लिए जो इसरो है वो एक स्पेशल डेटा विंडो क्रिएट करेगा स्मॉल आइलैंड नेशंस के लिए। बेसिकली उनको बताया जाएगा कि कहाँ पर ज़्यादा प्रोन है कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, ताकि वो वहाँ पर रेडी हो जाएं, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल क्रिएट ए स्पेशल डेटा विंडो फॉर स्मॉल आइलैंड नेशंस। तो यहाँ पर जो इसरो है बेसिकली वो भी एक डेटा विंडो बनाएगा फॉर स्मॉल आइलैंड नेशंस, जिससे इन्फॉर्मेशन जो है वो डिसेमिनेट की जा सके, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके कि कहाँ पर आपको ज़्यादा फेंस रखना है, ज़्यादा मजबूत फेंस रखना अगेंस्ट क्लाइमेट डिजास्टर्स। तो दिस विल बी पार्ट ऑफ द न्यू इंडिया बैक्ड इंटरनेशनल इनिशिएटिव। तो इंडिया ने जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो कि चाहता है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो ऐसे स्मॉल आइलैंड नेशंस में जो कि ज़्यादा वल्नरेबल हैं। तो इनिशिएटिव का नाम है आइरिस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स। अब आप खुद देखो एक न्यूज़ कितनी बार आ रही है, तो बेसिकली आपको याद हो जानी चाहिए। तो आर स्पेस एजेंसी इसरो विल क्रिएट अ स्पेशल डेटा विंडो फॉर सिट्स। तो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए जो हमारी स्पेस एजेंसी इसरो वो एक स्पेशल डेटा विंडो बनाएगी। थ्रू दिस मैकेनिज्म जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं उनको बेसिकली कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि कहाँ पर साइक्लोन आ सकता है, आपको उसकी कैसी मॉनिटरिंग करनी, कोरल रीफ्स में कहाँ पर खतरा है, ताकि वो यहाँ पर एडिक्वेट स्टेप्स ले सकें। जो आइरिस है वो प्रोग्राम है अंडर द कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसके अलावा दूसरा हमने लॉन्च किया वन सन वन वर्ड वन ग्रिड। आगे चलते हैं यहाँ पर। तो इंडिया ने वही सेकंड प्लेज को जो डिफॉरेस्टेशन को 2030 तक अरेस्ट करना है और रिवर्स करना है, तो इंडिया ने उस प्लेज को साइन नहीं किया है। तो इंडिया ऑन ट्यूसडे डिड नॉट साइन द ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज एंड एम्बिशियस डिक्लेरेशन इनिशिएटेड बाय द यूनाइटेड किंगडम टू हॉल्ट डिफॉरेस्टेशन। इसके अलावा इंडिया, अर्जेंटीना, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तो ये G20 कंट्रीज है जिन्होंने इस डिफॉरेस्टेशन वाली प्लेज पर साइन नहीं किया है। अब यहाँ पर बेसिकली ये जो प्लेज है, तो इस डिक्लेरेशन में एक जगह वर्ड ट्रेड आ गया है। तो इंडिया ने बोला जो ट्रेड है उसको आप यहाँ पर मत डील करो, ट्रेड से जो डील होगा वो WTO में होगा। तो ट्रेड फॉल्स अंडर द WTO एंड शुड नॉट बी ब्रॉट अंडर क्लाइमेट चेंज डिक्लेरेशन। तो इंडिया ने ये बात बोली और इसके बाद इंडिया ने यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन की प्लेज पर साइन नहीं किया है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आयुष्मान स्कीम जो है उसको CAPF के लिए लॉन्च किया गया है। तो आयुष्मान CAPF स्कीम जो है उसको लॉन्च किया गया है। तो अंडर द स्कीम जो CAPF पर्सनल और उनकी फैमिलीज़ हैं वो भी अब अवेल कर सकते हैं कैशलेस इन पेशेंट और आउट पेशेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। जो भी यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक के जो भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर वो यहाँ पर इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर मिड डे मील स्कीम के बारे में बताया गया, तो हम मिड डे मील स्कीम के बारे में फैक्ट्स पढ़ेंगे। पर उससे पहले यहाँ पर जब स्कूल्स बंद रहे तो लर्निंग लॉस तो हुआ ही हुआ, साथ ही न्यूट्रिशनल लॉस भी हुआ, क्योंकि पहले जो बच्चों को मिड डे मील स्कीम स्कूल्स में प्रोवाइड हो पाती थी वो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से यहाँ पर देखा गया कि न्यूट्रिशनल लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ। तो अपार्ट फ्रॉम लर्निंग लॉस, राइट ग्रुप्स हैव ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट द प्रोलॉन्ग क्लोजर ऑफ स्कूल्स इज ऑल्सो अफेक्टिंग द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम वल्नरेबल ग्रुप्स। अब यहाँ पर हम मिड डे मील स्कीम को डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली स्कीम गारंटी करती है कि बच्चों को एक मील दी जाएगी सारे ही गवर्नमेंट और एडेड स्कूल्स में, इसके अलावा मदरसास में भी। तो टू ऑल चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल्स एंड मदरसास। तो बेसिकली जो भी यहाँ पर समग्र शिक्षा के अंदर आता उन सारे गवर्नमेंट स्कूल्स, एडेड स्कूल्स और मदरसास में यहाँ पर मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड कराई जाएगी, मिड डे मील प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जो भी क्लास 8 तक के बच्चे हैं उनको एक न्यूट्रिशनल कुक्ड मील प्रोवाइड कराई जाएगी लगभग 200 दिनों तक एक साल में। तो एक साल में 200 दिनों तक ये प्रोवाइड कराई जाएगी। ये स्कीम आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा ये जो स्कीम है ये NFSA 2013 के अंदर भी कवर्ड है। अब MDMA के रूल्स क्या बोलते हैं, जो मील प्रोवाइड कराई जाएगी वो स्कूल में ही प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर यहाँ पर स्कूल में किसी दिन यहाँ पर फूड ग्रेन्स अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से मील नहीं प्रोवाइड करा पाता है स्कूल, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, फूड सिक्योरिटी अलाउंस देगा हर 15th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। तो यहाँ पर अगर मील नहीं प्रोवाइड की जा सकती है तो यहाँ पर एक प्रोविजन है फूड सिक्योरिटी अलाउंस को देने का। इसके अलावा जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो ये देखेगी कि सही से मिड डे मील स्कीम यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। अब कैलोरी इनटेक के अकॉर्डिंग कितना किसको देना है,
तो जो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे हैं उनको 450 कैलोरी और 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन देना है, और जो अपर प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे हैं उनको 700 कैलोरीज और 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन देना है। अब इस स्कीम का नाम बदल के मिड डे मील स्कीम का नाम बदल के कर दिया गया है नेशनल स्कीम फॉर पीएम पोषण शक्ति निर्माण। अब इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, तो क्या की प्रोपोजिशंस है वो हम देख लेते हैं। पहला, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की बात की गई है उन बच्चों के लिए जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में या जहाँ पर देखा गया कि हाई प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया है, तो वहाँ पर मिड डे मील में बेसिकली सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड किया जा सकता है। दूसरा, जो स्टेट्स है वो डाइट को डिसाइड कर सकते हैं। पहला जो सेंटर था वो बेसिकली पैसे देता था फॉर व्हीट, राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, तो इनके लिए फंड्स प्रोवाइड किए जाते थे। लेकिन अब स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप और भी कोई कंपोनेंट ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मिल्क और एग्स टू द मेन्यू। और यहाँ पर तीसरी बात की कि न्यूट्री गार्डन्स, तो बेसिकली यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिया जाएगा कि यहाँ पर बेसिकली गार्डनिंग, लोकल फ्रूट्स को वो वहाँ पर लगाएंगे, फिर उसको यहाँ पर मिड डे मील में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ पर न्यूट्री गार्डन्स की भी बात की गई है। सेकेंड है विमेन एंड FPOs टू प्रमोट वोकल्स फॉर लोकल्स, तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं उनको प्रमोट करने की बात की जाएगी। इसके अलावा सोशल ऑडिट होगा बाय द स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। तिथि भोजन का भी प्रोविजन है, तो कम्युनिटीज़ वुड ऑल्सो बी इनकरेज टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन फूड एट फेस्टिवल्स, तो यहाँ पर जो फेस्टिवल्स में कोई कम्युनिटी यहाँ पर फूड प्रोवाइड कराना चाहती है तो बच्चों को कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात की गई कि यहाँ पर जो स्कूल में कोई भी यहाँ पर जो भी फंड्स दिए जाएंगे तो वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू दिए जाएंगे ताकि यहाँ पर लीकेज ना हो। और लास्ट यहाँ पर जो है वो होलिस्टिक न्यूट्रिशन यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तो आई होप आपको समझ आ गया मिड डे मील स्कीम प्राइमरी को कितना यहाँ पर देना है, 450 कैलोरी विद 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। फिर यहाँ पर अपर प्राइमरी को कितना देना, और इसमें नए प्रोपोजिशंस क्या क्या हैं कि यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मेन्यू में अपना ऐड कर सकता है अगर उसको लगता है। तो स्टेट्स यहाँ पर डाइट को डिसाइड कर सकता है। विमेन एंड FPOs यहाँ पर लोकल ट्रेडिशनली फूड को यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी, सोशल ऑडिट की जाएगी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, आप अपना स्टैटिक पोर्शन रिवाइज करते रहा करो। अब ये हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द फेडरल ट्विस्ट। अब यहाँ पर एक कहावत है, तो देयर्स एन अडेज दैट गवर्नमेंट्स आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन, की गवर्नमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अगर 1 रुपये यहाँ पर खर्च करती है तो 50 पैसे ही उसके बेनिफिट हैं जो कि यहाँ पर लोगों तक पहुँच पाते हैं। तो देयर्स एन अडेज दैट गवर्नमेंट्स आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन दैट स्पेंड अ रुपी टू प्रोवाइड 50 पैसे ऑफ बेनिफिट्स। अब यहाँ पर ऐसा क्यों है, इतना करप्शन है, इतना मेलफिशियंस क्यों है, वो इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में प्रॉब्लम है। तो आई हैव आर्ग्यूड ऑन मल्टीपल ओकेजन्स, तो बेसिकली ये जो ऑथर है ये हैं तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर। तो आई हैव आर्ग्यूड ऑन मल्टीपल ओकेजन्स ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स दैट देयर आर लिमिटेशंस इन द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। तो करप्शन वाली प्रॉब्लम तो छोड़ ही दें, वैसे भी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स की, जिसकी वजह से इनएफिशिएंट ट्रांसलेशन होता है। जो पॉलिसी का इंटेंट होता है उसके बेसिस पे यहाँ पर आउटकम्स नहीं मिल पाते, लेकिन अगर आउटकम्स मिलते भी हैं तो वो सेमी रियलाइज्ड आउटकम्स हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों है, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑथर ने एक प्रॉब्लम बताई है कि प्रॉब्लम ये है कि अभी भी जो गवर्नमेंट है वो आरके कैश अकाउंटिंग मेथड को यूज़ करती है, ना कि एक्रूवल अकाउंटिंग को। अब यहाँ पर कैश अकाउंटिंग और एक्रूवल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो डिफरेंस बिटवीन द कैश एंड एक्रूवल अकाउंटिंग लाइज इन द टाइमिंग ऑफ व्हेन सेल्स एंड परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन योर अकाउंट्स। अब ये जो कैश अकाउंटिंग है ये बेसिकली तब यहाँ पर मनी को नोट करेगा अपने अकाउंट में जब बेसिकली जो मनी है वो आ चुका हो या तो चला गया हो। लेकिन जो एक्रूवल अकाउंटिंग है वो पहले ही मनी को नोट कर लेता। फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, अभी मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया लेकिन उसके पैसे मेरे पास नहीं आए, लेकिन मैं नोट कर लूँगी अपनी बैलेंस शीट में कि हाँ ये पैसे आने हैं, ठीक है। तो मतलब उसको मैं इंक्लूड करने लगूंगी अपने यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स में। लेकिन कैश अकाउंटिंग में तभी पैसे काउंट किए जाते हैं जब यहाँ पर पैसे पूरी तरीके से आ चुके हों। तो इसकी वजह से बहुत ही मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो कंपनीज है, जो प्राइवेट कंपनीज, वो बेसिकली यहाँ पर एक्रूवल अकाउंटिंग को यूज़ करती है, मतलब पैसे ही पहले ही यहाँ पर फंड्स को काउंट कर लेना, भले ही वो बाद में आने वाले हों, क्योंकि वो आने वाले तो हैं ही अल्टीमेटली, तो उनको पहले भी तो काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैश अकाउंटिंग है उस मेथड को हटाकर यहाँ पर गवर्नमेंट को एक्रूवल अकाउंटिंग करनी चाहिए, सबसे पहले ये बात बताई गई है। तो फर्दर ट्विस्ट इज दैट गवर्नमेंट्स इन इंडिया अडहेयर टू द आर्केइक कैश अकाउंटिंग एज अपोज टू द एक्रूवल अकाउंटिंग। और यहाँ पर जो कंपनीज है वो ज़्यादातर एक्रूवल अकाउंटिंग को यूज़ करती हैं, तो हमें भी यहाँ पर एक्रूवल अकाउंटिंग को यूज़ करना चाहिए, विच इंट्रोड्यूसेस सम स्ट्रेंज इंसेंटिव्स एंड बिहेवियर्स। एज अ रिजल्ट जब फाइनल अकाउंट यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है तो फाइनल अकाउंट में ऐसा हमें लगता है कि कुछ पैसे खर्च हो गए, लेकिन एक्चुअली वो होते हैं पैसे गवर्नमेंट के पास। तो एज अ रिजल्ट इवन द फाइनल अकाउंट इज नॉट व्हाट इट सीम्स, विद द पॉसिबिलिटी दैट सिग्निफिकेंट फंड्स व्हिच हैव बीन प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेचर एज स्पेंट आर स्टिल हेल्ड इन ऑफ बैलेंस शीट। तो यहाँ पर उन अनयूटिलाइज फंड को यूज़ किया जा सकता है, नहीं तो वो लैप्स हो जाते हैं। तो इन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर ऑथर ने बताया कि तमिलनाडु गवर्नमेंट को बाद में पता चला कि उनके पास कितने ज़्यादा अनयूटिलाइज फंड्स है, लगभग 2000 करोड़ के उनके पास अनयूटिलाइज फंड्स थे जो कि लैप्स होने वाले थे, और उनको पता भी नहीं था कि ये जो फंड्स है वो लैप्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है।
इसके अलावा तमिलनाडु ने क्या किया अपने इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो 2000 करोड़ ऑफ फंड्स हैव ऑलरेडी बीन वेरीफाइड एज लैप्स्ड, फिर बाद में इन्होंने वापस स्ट्रेट ट्रेजरी में वापस आया जिसको इन्होंने यूज़ किया। ऑन अनदर फ्रंट यहाँ पर डेटा इंटीग्रिटी प्रोजेक्ट की बात की गई कि जो डेटा है उसको मल्टीपल सोर्सेस से कलेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि कोई घोस्ट बेनिफिशियरी है किसी भी स्कीम का तो उसको यहाँ पर वीड आउट किया जा सके। तो मैनी इंस्टेंसेस ऑफ घोस्ट पेंशन रेसिपिएंट्स एंड फ्री राइस एंटाइटल कैटेगरी ऑफ राशन कार्ड होल्डर्स, तो ऐसे तो यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसमें भी बहुत सारे घोस्ट बेनिफिशियरीज होंगे, तो उनको वीड आउट करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डेटा इंटीग्रिटी प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली क्या क्या करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है कि कितने घोस्ट बेनिफिशियरीज हैं, जो रिजल्ट्स हैं उसको डिसएमिनेट करना है पब्लिक डोमेन में, फीडबैक करने हैं, फीडबैक लेने के बाद वापस से और इंप्रूवमेंट करना है, और ताकि जो हमारी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है पॉलिसीज़ में वो पूरी तरीके से सॉल्व हो सके। आगे चलते हैं। अब शैडो वॉर, इसमें यह बोला गया है जो एजेंसीज होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट उनको वेपनाइज करती है, सिर्फ यही गवर्नमेंट नहीं, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स यूपीए हो एनडीए हो सारी गवर्नमेंट्स यहाँ पर कोशिश करती हैं जो सेंट्रल एजेंसीज उसको वेपनाइज किया जा सके और उसको अगेंस्ट द ऑपोजिशन यूज़ किया जा सके। तो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स एट द सेंटर हैव वेपनाइज सेंट्रल एजेंसीज ओवर डेकेड्स, बट दिस प्रैक्टिस इज सो ब्लेटेंट नाउ। अब ये जो प्रैक्टिस है और ज़्यादा ब्लेटेंट हो गई है कि यहाँ पर सेंट्रल एजेंसीज को यूज़ किया जा रहा है अगेंस्ट द ऑपोजिशन लीडर्स। तो इट इज़ पॉसिबल दैट देयर इज अ सब्सटेंस टू द एलिगेशन अगेंस्ट देशमुख, तो ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जो लेजिटिमेट केसेस होते हैं जहाँ पर सच में करप्शन होता है और यहाँ पर अगर उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की बात की जाती है, तो यहाँ पर लोगों को लगता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये बस पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट सिर्फ सेंट्रल एजेंसी को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप कोई एक चीज़ बार बार करते हो जब उसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो अगर असलियत में उसकी ज़रूरत है वहाँ पर कि यहाँ पर सेंट्रल एजेंसी को यूज़ किया जाए, तो लोग उसको बाद में भी यहाँ पर एक पॉलिटिकल दावी समझते हैं। तो ये वाली एक प्रॉब्लम है। तो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स एट द सेंटर हैव वेपनाइज्ड सेंट्रल एजेंसीज ओवर डेकेड्स, बट दिस प्रैक्टिस इज सो ब्लेटेंट कि यहाँ पर जो 2 बीजेपी पार्लियामेंटेरियंस जो महाराष्ट्र में आए, तो उन्होंने ये बोला कि वो इसीलिए बीजेपी में आए ताकि ईडी उनके ऊपर कोई रेड ना कर सके। तो इवन क्लेम दे वुड नॉट बी टारगेटेड बाय ईडी, तो यहाँ पर इतना ब्लेटेंटली यूज़ नहीं कर सकते, आप सेंट्रल एजेंसीज को वेपनाइज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट बात ये बताई गई थी कि नॉन वायलेंस को यूज़ करना कितना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू वायलेंस। तो वन इज़ दैट ही फुली एक्नॉलेज द प्रोलिफरेशन ऑफ वायलेंस। इसके अलावा अगर वायलेंस बढ़ता भी है तो यहाँ पर बहुत सोसाइटी के बहुत ही मिनॉरिटी लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि वायलेंस यहाँ पर बढ़े। ज़्यादातर लोग हमेशा वायलेंस को देख के डिस्गस्ट ही होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं हमारी सोसाइटी में वायलेंस ना हो, तो हमें उन लोगों को टारगेट करना है जो कि वायलेंस से डिस्गस्ट होते हैं, क्योंकि अगर एक भी जगह वायलेंस होगा तो बेसिकली वो डिस्गस्ट होंगे, तो उसके अगेंस्ट वो अपनी आवाज़ उठाएंगे। दूसरी बात ये, जो वायलेंस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट ज़रूरत होता है, इसके अलावा मटेरियल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, लेकिन जो नॉन वायलेंस है उसको आप आसानी से नॉन वायलेंस के पाथ के ऊपर चल सकते हैं, क्योंकि नॉन वायलेंस के लिए सिर्फ एक इनर एनर्जी की ज़रूरत होती है। आगे चलते हैं। यहाँ पर न्यूजीलैंड में बैट की बात की गई है। तो यहाँ पर जो बैट है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में है। तो पेका पेका ताउरोआ और लॉन्ग टेल बैट, तो न्यूजीलैंड में इसको ये बोलते होंगे, विच इज़ अमंग द मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर पब्लिक मोरालिटी की बात की गई है। तो कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है कि क्या पब्लिक मोरालिटी होता है। जो पब्लिक मोरालिटी है वो जब सोसाइटी इवॉल्व होती है तो पब्लिक मोरालिटी भी इवॉल्व होती है, और कुछ लॉज होते हैं जो कि यहाँ पर पब्लिक मोरालिटी को गवर्न करते हैं। तो इवन दो देयर इज नो रिटन डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स अ ब्लूप्रिंट फॉर व्हाट गोज अंडर द हेड, देयर इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग दैट इंडिविजुअल्स आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन सर्टेन वेज दैट आर कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर सोसाइटी कुछ यहाँ पर नॉर्म्स तैयार कर देती है कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बिहेव करना है लोगों को। अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं बिहेव करें देन दे विल हैव टू बेयर द रिपरकशंस। ठीक है। जो पब्लिक मोरालिटी वो धीरे धीरे चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले यहाँ पर ये माना जाता था जो विमेन की अल्टीमेट डेस्टिनेशन ये है कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन आज ये जो मिथ है ये बदल रहा है, और यहाँ जो मिथ बदल रहा है इसके अलावा जो विमेन है वो ही पार्शली रिस्पॉन्सिबल इस मिथ को बस्ट करने के लिए। तो मोर इंपॉर्टेंटली, टू नॉट सी मैरिज एज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन स्पेशली फॉर विमेन हैज़ गेन्ड सम सेम्बलेंस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। तो यहाँ पर जो पब्लिक मोरालिटी है, जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्नाइज होती है पब्लिक मोरालिटी भी चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, लिव इन रिलेशनशिप पहले एक्सेप्टेबल नहीं थे लेकिन अब एक्सेप्टेबल हो रहे हैं, भले ही अभी काफ़ी इन्फेंसी स्टेज में, लेकिन ये एक्सेप्टेबल हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, MRTP एक्ट में भी अब ये बोला गया है जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो भी अबॉर्शन करा सकती हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर पॉलिसी लेवल के ऊपर भी यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो पब्लिक मोरालिटी बदली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, 1990s में तो लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थे, लेकिन अब एक्सेप्टेबल हो रहे हैं। तो ऐसे कुछ चेंजेस होते रहते हैं पब्लिक मोरालिटी में, बाकी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये आर्टिकल लिखा है प्रिंस ऑफ वेल्स ने। अब इनका ये कहना है कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए यहाँ पर 3 स्टेप्स करना बहुत ज़रूरी है।
पहला ये, फर्स्टली बिजनेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड टेल मी दे नीड क्लियर मार्केट सिग्नल्स, कि यहाँ पर गवर्नमेंट से क्लियर मार्केट सिग्नल्स चाहिए कि गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म में यहाँ पर कुछ प्लान कर रही है क्लाइमेट से रिलेटेड, तो दिस वुड बूस्ट कॉन्फिडेंस। उसके बाद ही यहाँ पर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा प्राइवेट सेक्टर का, और प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा। दूसरी बात ये, जो बहुत सारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेटरी और लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, उनको अलाइन करने की ज़रूरत है, तभी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के लिए आसान हो सकेगा इन्वेस्टमेंट करना। तीसरी बात ये, यहाँ पर जो G20 नेशंस हैं वही सबसे बड़े कार्बन एमिटर हैं, तो यहाँ पर G20 नेशन को एक मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर सॉवरेन रिस्क गारंटी दे सकें उन इन्वेस्टमेंट को जो कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाला है। तो यहाँ पर 3 स्टेप्स दिए गए जिसके द्वारा यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सकता है अगर हमें टैकल करना है क्लाइमेट क्राइसिस को। तो पहला यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि यहाँ पर गवर्नमेंट को क्लियर सिग्नल्स देने की गवर्नमेंट लॉन्ग रन में यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को टैकल करना चाहती है। दूसरी बात ये, जो बहुत सारे रेगुलेटरी आर्किटेक्चर उनको अलाइन करने की ज़रूरत है। और तीसरी बात, यहाँ पर G20 को एक सॉवरेन रिस्क गारंटी देने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर वही फॉरेस्ट को यहाँ पर सेव करना है, तो डिफॉरेस्टेशन का जो प्लेज साइन किया है, तो उसके लिए इन्होंने कुछ पैसे भी ईयर मार्क कर दिए। फॉर एग्जांपल $20 बिलियन गवर्नमेंट यहाँ पर ईयर मार्क कर रही है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर ईयर मार्क कर रहा है कि इतने पैसे हम यूज़ करेंगे डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए और एफॉरेस्टेशन को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर एक बात ये है कि गवर्नमेंट लगभग $500 बिलियन फॉसिल फ्यूल यहाँ पर प्रोवाइड करती है, फॉसिल फ्यूल को यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करती है, फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है। और अगर देखो तो डिफॉरेस्टेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ $20 बिलियन। तो ये सारी बातें हैं। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट अनाउंसमेंट टू स्टैक अप ऑन एसेंशियल। अब यहाँ पर चाइना क्या कर रहा है, तो चाइना से याहू बाहर निकल चुका है। याहू वैसे यहाँ पर चाइना ने पहले ही बैन कर रखा था, लेकिन थोड़े बहुत जो ऑपरेशंस थे वो भी यहाँ पर याहू पूरी तरीके से खत्म कर रहा है, क्योंकि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो टेक कंपनीज़ के ऊपर अब कंट्रोल जमाना चाहती है, इंक्लूडिंग इट्स डोमेस्टिक जाइंट। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो याहू है वो यहाँ पर छोड़कर जा रहा है। आगे चलते हैं। यहाँ पर Finance Ministry has issued a fresh set of norms to guide state-owned banks in adopting a uniform staff accountability framework for non-performing assets up to ₹50 करोड़। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब नीरव मोदी का स्कैम हुआ था 13,000 करोड़ का पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, तो यहाँ पर उसके बाद बैंकर्स को डर लगने लग गया था कि अगर हम यहाँ पर किसी भी बिजनेस हाउस को लोन देंगे और वो अगर लोन एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो एजेंसीज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीबीआई, सीवीसी, कैग, उनके ऊपर फिर एकदम हैरेसमेंट शुरू हो जाएगा कि आपने लोन कैसे दे दिया, ऐसे कैसे पास कर दिया। तो इस डर से उन्होंने लोन देना ही बंद कर दिया था। अब यहाँ पर लोन नहीं जाएगा तो बेसिकली इकॉनमी में पैसा कैसे आएगा, इकॉनमी में पैसा नहीं आएगा तो इकॉनमी ग्रोथ कैसे पकड़ेगी। तो इसके चलते यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगर 50 करोड़ के हो जाते हैं, तो यहाँ पर अगर किसी बैंकर ने लोन दिया लेकिन वो लोन एनपीए में कन्वर्ट हो गया, तो उसमें बैंकर की तो कोई गलती है नहीं। लेकिन अगर बैंकर के इंटेंशन ही यहाँ पर ख़राब थे, उसकी वजह से उसने लोन दिया कि वो चाहता था कि लोन पास कर दो, इससे मुझे कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो वो अलग बात है। तो द स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क फॉर एनपीए अकाउंट्स अप टू ₹50 करोड़। तो यहाँ पर एडवाइस किया गया पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कि अपने स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसीज़ को वो वापस से रिवाइज करें। तो अगर एनपीए किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है कि यहाँ पर लोन दिया गया लेकिन फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में कुछ शिफ्ट हो गया, या फिर नॉन रिलीज गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं रिलीज़ कर पाई, या नेचुरल कैलामिटी आ गई, फॉर एग्जांपल पैंडेमिक आ गया जिसकी वजह से काफ़ी बिजनेस हाउसेस बंद हो गए, तो यहाँ पर तो उस बैंकर की कोई भी गलती नहीं है कि उसने लोन दिया पर वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर तो उस बैंकर की कोई गलती नहीं है। तो ऐसे केस में स्टाफ अकाउंटेबिलिटी एग्जामिनेशन नहीं होगा और यहाँ पर उस बैंकर से कोई भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम तब देखी गई जब ये देखा गया, जब 13,000 करोड़ का यहाँ पर नीरव मोदी स्कैम हो गया, तो उसके बाद बोनाफाइड बिजनेस डिसीजन कभी कभी रॉन्ग हो जाते हैं। यहाँ पर बैंकर्स जो हैं वो लोन दे देते थे लेकिन वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता था। तो यहाँ पर ऑन द ग्राउंड ऑफ कंपैशन उस बैंकर को कुछ उसके अगेंस्ट कोई भी यहाँ पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब 10 लाख तक का अगर लोन एनपीए में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पर तो स्टाफ अकाउंटेबिलिटी होगी ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर 10 लाख से 1 करोड़ हो रहा है तो उसके लिए अलग अलग केसेस होंगे। लेकिन अगर 1 करोड़ से 50 करोड़ में है तो यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाएगी दैट शुड अंडरगो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बाय अ कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड एट वन हायर लेवल देन द सैंक्शन लेवल। तो यहाँ पर बस एक कमेटी बनाकर चेक कर लिया जाएगा कि ये सिर्फ बोनाफाइड ग्राउंड पे दिया गया था या तो कोई मैल इंटेंशन थे। अगर ये पता चल गया कि बोनाफाइड ग्राउंड पे दिया गया था तो फिर उस बैंकर के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अगर 50 करोड़ से ज़्यादा का लोन है तो उसके लिए आरबीआई की एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस हैं, जो कि बेसिकली यहाँ पर स्टाफ अकाउंटेबिलिटी एक्सरसाइज की जाएगी 6 महीने के अंदर अंदर अगर यहाँ पर पता चल जाता है कि कोई फ्रॉड हुआ है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे यही फ़ायदा होगा जो बैंकर्स हैं वो लोन देने में डरेंगे नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इकॉनमी रिवाइव होगी। आगे चलते हैं। अब फ्रॉम 56 मिलियन ईयर्स अगो क्लूज ऑन हाउ लॉन्ग क्लाइमेट टेक्स टू रिकवर। तो यहाँ पर एक इवेंट बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप देखना अभी। तो 2100 तक जो टेम्परेचर आईपीसीसी की रिपोर्ट में ये आया है कि 2100 जब साल आएगा तब तक हमारा टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री मार्क को ब्रीच कर चुका होगा।
1.09 तो अभी बढ़ गया, तो तब तक 2 डिग्री मार्क को यहाँ पर ब्रीच कर चुका होगा। तो हाउ क्विकली कैन द क्लाइमेट रिकवर फ्रॉम दिस वार्मिंग, तो अगर यहाँ पर 2 डिग्री तक ज़्यादा वार्म हो भी चुका होगा तो कितना टाइम लगेगा हमें उसे वापस से रिवाइव करने में। तो यहाँ पर एक स्टडी है लगभग 56 मिलियन ईयर्स अगो की, तो वहाँ पर ये पता चला था जब टेम्परेचर 5 से 8 डिग्री हुआ था तो रिवाइव करने में लगभग 20,000 से लेकर 50,000 साल लगे थे। तो इतना ज़्यादा टाइम लगेगा रिवाइव करने में। अब ये कैसे पता चला, तो 56 मिलियन ईयर्स अगो एक पीरियड था पेलियोसीन इकोसीन थर्मल मैक्सिमम। अब इस पीरियड में क्या हुआ था, वॉल्केनिक एरप्शन हुआ था, वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई थी। अब यहाँ पर जब ग्लोबल वार्मिंग हुई थी तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में चली गई। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में गई तो जो टेम्परेचर वो वार्म होना शुरू हो गया, इसके अलावा ओशंस में भी वार्मिंग शुरू हो गई। जब ओशंस में वार्मिंग शुरू हुई फिर एसिडिफिकेशन हुआ, एसिडिफिकेशन की वजह से जो मास एक्सटिंक्शन होने लगा, जो भी स्पीशीज़ यहाँ पर ओशन में रहती थी। उसके बाद क्या हुआ, अब एक नई स्टडी से ये पता चला है जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज हुई उसके वजह से ही क्लाइमेट स्टेबलाइज हो पाए। अब वो कैसे, जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई तो टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ पर जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है, जब वेदरिंग ऑफ रॉक्स हुई तो उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, और इनसॉल्युबल कार्बोनेट में कन्वर्ट होकर यहाँ पर वो ओशन में जाकर ट्रैप हो गया। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बेसिकली ट्रैप हो गई। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़े तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पर इनसॉल्युबल वेदरिंग हुई रॉक्स की, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट में यहाँ पर कन्वर्ट हुई, और इनसॉल्युबल कार्बोनेट यहाँ पर ओशन में जाकर ट्रैप हो गया। तो हम बेसिकली क्या कोशिश करें, आज हम यही तो कोशिश करें कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सके। तो इस प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर हो गई, तो यहाँ पर हम इनहेंस्ड वेदरिंग का यूज़ कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए। तो सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा जो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बची वो वाटर के साथ उसने रिएक्ट किया, कार्बोनिक एसिड बनाया, कार्बोनिक एसिड के बाद फिर वेदरिंग हुई, वेदरिंग के बाद फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जाकर यहाँ पर ट्रैप हो गई। अब ये स्टडी की गई तो वो सब तो ठीक है। अब यहाँ पर इनहेंस्ड वेदरिंग को कैसे यूज़ किया जाएगा, तो यू स्पीड अप वेदरिंग। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे जो वेदरिंग है उसको स्पीड अप किया जाए ताकि जो रॉक है उसको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पर फर्टिलाइजर की तरह यूज़ कर दिया जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो CO2 है उसको रिमूव किया जा सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी आ गई है कि कैसे हम इनहेंस्ड वेदरिंग का यूज़ करके यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। बस ये आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि न्यू स्टडी प्रोसीडेड ऑन द थ्योरी दैट द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ओशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ओशन में गए तो यहाँ पर सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए। पहला, टेम्परेचर की वजह से वेदरिंग ऑफ रॉक्स तेज हुआ। जब वेदरिंग ऑफ रॉक्स तेज हुआ तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट में कन्वर्ट होने लगी, और इनसॉल्युबल कार्बोनेट में कन्वर्ट होकर वो ओशन में ट्रैप होने लगी। आज हम यही CO2 को ही तो ट्रैप करना चाहते हैं, तो वो आसानी से इनहेंस्ड वेदरिंग के थ्रू हो सकती है। अब यहाँ पर RBI ने एक पैनल बनाया था कि ARC का पार्टिसिपेशन। अब RBI ने एक पैनल बनाया था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लेकर। अब इस कमेटी ने क्या बातें बोली हैं, तो सिर्फ कमेटी ने बातें बोली हैं, जब रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो RBI's कमेटी ऑन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैज रिकमेंडेड जो ARC हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज उनको अलाउ कर देना चाहिए कि वो भी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में रिजोल्यूशन एप्लीकेंट की तरह यहाँ पर अलाउ कर पार्टिसिपेट कर सकें। तो यहाँ पर जो IBC प्रोसेसेस में ARCs जो हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकें, या तो सिक्योरिटी रिसीट के थ्रू या तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू, तो वो किसी के थ्रू यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकें। अब यहाँ पर पैनल ने ये बोला है जो अल्टरनेटिव ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं इनके पास लगभग मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए SRC में लगभग 15% ऑफ द लेंडर्स, या तो 2.5% ऑफ द टोटल सिक्योरिटी रिसीट्स, तो जो भी हायर हो। इफ 66% ऑफ द लेंडर्स, यहाँ पर अगर 66% ऑफ द लेंडर्स ने डिसाइड कर दिया, यहाँ पर जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने ऑफर दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो बेसिकली वो सारे ही लेंडर्स के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा और 60 डेज में यहाँ पर पूरा प्रोसेस सॉल्व हो जाएगा। अगर 66% से ज़्यादा डेट यहाँ पर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने ले लिया है तो सरफासी एक्ट को लगभग 2 साल के लिए मॉरेटोरियम पे डाल दिया जाएगा। तो ये कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है। बेसिकली रिकमेंडेशन मेन इंपॉर्टेंट यही है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अलाउ कर देना चाहिए कि वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में यहाँ पर एज अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकें। दूसरी न्यूज़ ये है जो यहाँ पर PCA फ्रेमवर्क का प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क उसको रिवाइज किया गया है। अब उसको रिवीजन में क्या किया गया है, एक पैरामीटर हटा दिया गया है, वो पैरामीटर है रिटर्न ऑन असेट्स। तो रिवाइज्ड फ्रेमवर्क एक्सक्लूड्स रिटर्न ऑन असेट्स एज अ पैरामीटर विच में ट्रिगर एक्शन अंडर द फ्रेमवर्क। इसके अलावा जो पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक उनको लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है जहाँ पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इनिशिएट किया जा सकता है। अब ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कौन कौन से बैंक्स के लिए एप्लीकेबल होगा, तो द फ्रेमवर्क विल अप्लाई टू ऑल बैंक्स ऑपरेटिंग इंडिया। तो इंडिया में कोई भी बैंक्स हो, यहाँ की फॉरेन बैंक्स की सब्सिडरी हो तो वहाँ पर भी अप्लाई होगा। इसके अलावा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर RBI के पास पावर होती है, जो बैंक का बोर्ड है RBI उसको सुपरसीड कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो RBI है वो PCA किसी भी टाइम लगा सकता है पूरे साल को, जहाँ पर RBI को ऐसा लगता है कि स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस यहाँ पर अराइज हो गए हैं जहाँ पर यहाँ पर लगाना ज़रूरी हो गया प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को। तो आई होप
आपको ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन समझ आ गया हो, लेकिन जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है ये जो नया फ्रेमवर्क है जनवरी 1 2022 से आएगा। वैसे ही यहाँ पर जो मैंने आपको पढ़ाया था ये स्टाफ अकाउंटेबिलिटी नॉर्म्स, तो ये भी अप्रैल 1 2022 से आएंगे। तो मतलब अगले साल से जो एनपीए कन्वर्ट होगा उसके लिए ये यूज़ किया जाएगा। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।